गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी विद्यार्थियों का हिंदी कक्षा में स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण में विराम चिन्ह पाठ पढ़ेंगे। सभी विद्यार्थी अपनी हिंदी व्याकरण की किताब निकाल लीजिए, पेज नंबर 80 पर आ जाइए। पाठ 13 विराम चिन्ह। तो बच्चों, विराम चिन्ह कहाँ लगाते हैं, विराम चिन्ह किसे कहते हैं, आइए सबसे पहले उसके बारे में जान लेते हैं। बातचीत या बोलते समय हम बीच बीच में कई जगह विराम लेते हैं। इसके लिए हमें कुछ चिन्हों का प्रयोग करना पड़ता है, उन्हीं चिन्हों को हम विराम चिन्ह कहते हैं। तो बच्चों, विराम चिन्ह कहाँ लगाते हैं? जब बातचीत या बोलते समय हम बीच बीच में कई जगह रुक जाते हैं, विराम लेते हैं, वहाँ पर हम कौन सा चिन्ह लगाते हैं? वहाँ हम विराम चिन्ह लगाते हैं। इसके लिए हमें कुछ चिन्हों का प्रयोग करना पड़ता है और उन्हीं चिन्हों को क्या कहते हैं? उन्हीं चिन्हों को हम विराम चिन्ह कहते हैं। ठीक है बच्चों, यदि हम बोलते समय या लिखते समय ठहराव या विराम न ले तो इसका अर्थ बदल जाता है। स्टूडेंट्स, यदि हम कोई वाक्य बोलते हैं, अगर उसमें कोई विराम या ठहराव न ले तो वाक्य का अर्थ बदल जाता है। आइए इसे उदाहरण से समझते हैं। वाक्य पढ़िए और समझिए। रोको मत खाने दो। रोको मत खाने दो। तो बच्चों, अभी जो आपने पढ़ा, वाक्य में समान शब्दों का प्रयोग किया गया है, तथापि उनके अर्थ अलग अलग है। विराम चिन्हों का प्रयोग अलग अलग स्थानों पर करने से दोनों वाक्यों के अर्थ अलग अलग हो गए हैं। तो बच्चों, विराम चिन्ह कहाँ लगाए जाते हैं? विराम चिन्ह हम ठहराव या कुछ समय के लिए रुकने के लिए हम विराम चिन्हों का प्रयोग करते हैं। तो बच्चों, विराम चिन्ह किसे कहते हैं? वाक्य में बोलते समय या लिखते समय विराम प्रकट करने के लिए प्रयुक्त चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। ठीक है बच्चों, विराम चिन्ह के कितने प्रकार होते हैं? विराम चिन्ह के 8 प्रकार होते हैं। आइए विराम चिन्ह के प्रकारों को जान लेते हैं। तो बच्चों, विराम चिन्ह के कितने प्रकार होते हैं? विराम चिन्ह के 8 प्रकार होते हैं। सबसे पहला प्रकार है पूर्ण विराम, दूसरा अल्प विराम, तीसरा अर्ध विराम, चौथा प्रश्नवाचक चिन्ह, पांचवा विस्मयादि बोधक चिन्ह, छठा योजक चिन्ह, सातवां उदाहरण चिन्ह। उदाहरण चिन्ह के अंतर्गत 2 पॉइंट किए गए हैं। पहला है इकहरा उदाहरण चिन्ह, दूसरा है दोहरा उदाहरण चिन्ह, 8वां पॉइंट है लाघव चिन्ह। तो बच्चों, सबसे पहले हम जिस विराम चिन्ह के बारे में जानने वाले हैं वह है पूर्ण विराम। पूर्ण का अर्थ पूरा तथा विराम का अर्थ रुकना, अर्थात पूरी तरह रुकना है। पूर्ण विराम वाक्य के अंत में लगाते हैं। विस्मयादि बोधक और प्रश्नवाचक वाक्यों को छोड़कर अन्य प्रकार के वाक्यों के अंत में पूर्ण विराम लगाया जाता है। तो बच्चों, वाक्य पूर्ण हो जाने पर, पूरी तरह वाक्य पूर्ण हो जाने पर हम कौन सा चिन्ह लगाते हैं? पूर्ण विराम चिन्ह लगाते हैं। पूर्ण विराम चिन्ह कहाँ लगाते हैं? पूर्ण विराम चिन्ह वाक्य के अंत में लगाते हैं। विस्मयादि और प्रश्नवाचक वाक्यों को छोड़कर अन्य प्रकार के सभी वाक्यों के अंत में पूर्ण विराम चिन्ह लगाया जाता है। तो बच्चों, किन वाक्यों को छोड़कर हम पूर्ण विराम चिन्ह लगाते हैं? हम विस्मयादि और प्रश्नवाचक वाक्यों को छोड़कर अन्य सभी प्रकार के वाक्यों के अंत में पूर्ण विराम चिन्ह जैसे हम आज मेला देखने जाएंगे, अच्छी पुस्तकें पढ़ो, अभी मत जाओ। तो बच्चों, अभी जो आपने वाक्य पढ़ा, इस वाक्य के अंत में कौन सा चिन्ह लगाया गया है? इन सभी वाक्यों के अंत में पूर्ण विराम चिन्ह लगाया गया है। तो बच्चों, पूर्ण विराम चिन्ह कहाँ लगाया जाता है? वाक्य पूरी तरह समाप्त हो जाने पर हम पूर्ण विराम चिन्ह लगाते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम सेकंड पॉइंट पर आते हैं। सेकंड पॉइंट है अल्प विराम। अल्प का अर्थ होता है थोड़ा, विराम का अर्थ होता है रुकना, अर्थात थोड़ा रुकना। बोलते समय जब कम समय के लिए रुकते हैं तब अल्प विराम का प्रयोग होता है। अल्प विराम का प्रयोग कहाँ होता है? बोलते समय जब हम कम समय के लिए रुकते हैं तब हम अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे, तो बच्चों, आइए अल्प विराम के विविध उदाहरण पढ़ें। सबसे पहला है अलग अलग नामों को दर्शाने के लिए जिस चिन्ह का प्रयोग किया गया है वह है अल्प विराम चिन्ह। अल्प विराम चिन्ह कहाँ लगाया जाता है? अलग अलग नामों को दर्शाने के लिए। जैसे आलू, गोभी, बैगन और लौकी ले आओ। दीपा, हर्षा, अमन और मानसी आए हैं।
गोदान, गबन, निर्मला और रंगभूमि प्रेमचंद के प्रमुख उपन्यास है। तो बच्चों यहाँ नामों के बाद कौन से चिन्ह का प्रयोग किया गया है? यहाँ नामों के बाद अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है। ठीक है बच्चों। सेकंड पॉइंट है वाक्यांशों को जोड़ने के लिए। वाक्यांशों को जोड़ने के लिए भी हम अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे मम्मी ने पूरियाँ बनाई, हलवा बनाया और सबने खूब खाया। नौकरानी ने सफाई की, सबके कपड़े धोए और बीमार हो गई। तो बच्चों यहाँ पर वाक्यांशों को जोड़ने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया गया है? वाक्यांशों को जोड़ने के लिए भी अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। थर्ड पॉइंट, समुच्चय बोधक से पहले। समुच्चय बोधक से पहले यहाँ पर जो वाक्य दिए गए हैं वहाँ पर किस चिन्ह का प्रयोग किया गया है? यहाँ पर जो वाक्य दिए गए हैं वहाँ पर अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है। जैसे पल्लव चोर के पीछे भागा परंतु उसे पकड़ न पाया। तुम कठिन मेहनत करो ताकि परीक्षा में सफल हो सको। ठीक है बच्चों। फोर्थ पॉइंट पर आते हैं। फोर्थ पॉइंट है हाँ नहीं संबोधन के बाद। हाँ नहीं संबोधन के बाद कौन से चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? हाँ नहीं संबोधन के बाद अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे नहीं, मैं परसों आऊँगा। हाँ, मुझे इस बारे में सब कुछ पता था। राम, तुम मुझसे मित्रता करोगी? तो बच्चों यहाँ संबोधन के बाद कौन से चिन्ह का प्रयोग किया गया है? यहाँ संबोधन के बाद अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है। कथन को स्पष्ट करने के लिए भी अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे प्रियंका ने पूछा क्या पृथ्वी चपटी है? तो यहाँ पर अल्प विराम के साथ दोहरा उद्धरण चिन्ह और प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगाया गया है। ठीक है बच्चों। तो बच्चों अभी आपने क्या पढ़ा? अभी आपने अल्प विराम के विविध प्रकार के उदाहरण पढ़ा। अब हम विराम चिन्ह के थर्ड पॉइंट पर आते हैं। थर्ड पॉइंट है अर्धविराम। अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग कहाँ किया जाता है? वाक्य में एक से अधिक छोटे वाक्यों को जोड़ने के लिए अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अर्धविराम का प्रयोग कहाँ किया जाता है? एक से अधिक छोटे वाक्यों को जोड़ने के लिए अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे शिखा ने नौकरी छोड़ दी, वह वैवाहिक कार्यों में व्यस्त हो गई। रवि ने लिखित परीक्षा पास कर ली, वह अब बैंक अधिकारी बन गया है। ठीक है बच्चों। अब हम फोर्थ पॉइंट पर आते हैं। फोर्थ पॉइंट है प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग कहाँ किया जाता है? प्रश्न पूछने के लिए वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग वाक्य के अंत में किया जाता है। किस लिए किया जाता है? प्रश्न पूछने के लिए प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण, आपका व्यवसाय क्या है? आपके साथ कौन गया था? आप हमारी दुकान पर कब आएंगे? तो बच्चों इन वाक्यों के अंत में कौन सा चिन्ह लगाया गया है? इन वाक्यों के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया गया है। प्रश्न पूछने के लिए हम किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं? प्रश्न पूछने के लिए हम प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ठीक है बच्चों। अब हम फिफ्थ पॉइंट पर आते हैं। फिफ्थ पॉइंट है विस्मयादि बोधक चिन्ह। विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग कहाँ किया जाता है? हर्ष, शोक, आश्चर्य, भय, घृणा आदि को प्रकट करने के लिए विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे वाह, आज के मैच में भारत ने कमाल कर दिया। तो यहाँ पर क्या प्रकट हो रहा है? यहाँ पर हर्ष प्रकट हो रहा है, खुशी प्रकट हो रही है। तो यहाँ पर हम जिस चिन्ह का प्रयोग कर रहे हैं वह है विस्मयादि बोधक चिन्ह। विस्मयादि बोधक चिन्ह संबोधन के बाद लगाया जाता है। ठीक है बच्चों। अब सेकंड पॉइंट आते हैं। सेकंड पॉइंट है हाय, ये कैसे घायल हो गए? तो इस वाक्य में क्या प्रकट हो रहा है? इस वाक्य में शोक प्रकट हो रहा है। तो यहाँ पर हमने कौन सा चिन्ह लगाया है? यहाँ पर हमने विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाया है। किसके बाद? हाय। हाय जो है ये शोक प्रकट कर रहा है। हाय, ये कैसे घायल हो गए? तो यहाँ पर विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। ठीक है बच्चों। अब हम 6 पॉइंट पर आते हैं। 6 पॉइंट है योजक चिन्ह। योजक चिन्ह का प्रयोग कहाँ किया जाता है? योजक चिन्ह का प्रयोग तुलना करने वाले शब्दों तथा शब्द युग्मों के साथ किया जाता है। जैसे भाई बहन, सुबह शाम, अच्छा बुरा आदि। चांद सा, सागर जैसा, फूल सा। तो बच्चों योजक चिन्ह का प्रयोग तुलना करने वाले शब्दों तथा शब्द युग्मों के साथ किया जाता है। अब हम 7 पॉइंट पर आते हैं। 7 पॉइंट है उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्हों को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है इकहरा उद्धरण चिन्ह, दूसरा है दोहरा उद्धरण चिन्ह। सबसे पहले हम इकहरा उद्धरण चिन्ह के बारे में जान लेते हैं। इकहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग कहाँ किया जाता है?
किसी अक्षर, शब्द, वस्तु, व्यक्ति या पुस्तक का नाम लिखने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। आग अग्नि का तद्भव रूप है। अनार खाने से रक्त बढ़ता है। अशोक सम्राटों के सम्राट कहे जाते हैं। फलों का राजा आम मजेदार फल है। महर्षि वाल्मीकि रचित रामायण एक महान ग्रंथ है। तो बच्चों, इस वाक्य में कहाँ पर इकहरा उदाहरण चिन्ह लगाया गया है? इस वाक्य में आग, अनार, सम्राटों के सम्राट, आम, रामायण यानी शब्द, वस्तु, व्यक्ति या पुस्तक का नाम लिखने के लिए हम जिस चिन्ह का प्रयोग कर रहे हैं वह है इकहरा उदाहरण चिन्ह। ओके बच्चों, अब हम सेकंड पॉइंट पर आते हैं। सेकंड पॉइंट है दोहरा उदाहरण चिन्ह। दोहरा उदाहरण चिन्ह किसी के द्वारा कही गई बात को ज्यों का त्यों लिखने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो दोहरा उदाहरण चिन्ह का प्रयोग कहाँ किया जाता है? किसी के द्वारा कही गई बात को जैसे का तैसा लिखने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे सुभाष चंद्र बोस ने कहा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो सुभाष चंद्र बोस ने जो कहा है वह लाइन क्या है? तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो इस वाक्य पर कौन सा चिन्ह लगाया गया है? इस वाक्य पर दोहरा उदाहरण चिन्ह लगाया गया है। ठीक है बच्चों। अध्यापक महोदय ने छात्र से कहा, कठिन साधना से कुछ भी संभव है। तो बच्चों, यहाँ पर अध्यापक ने छात्र से जो बात कही उस बात को क्या किया गया है? दोहरा उदाहरण चिन्ह के साथ दर्शाया गया है। कठिन साधना से कुछ भी संभव, इस वाक्य को दोहरा उदाहरण चिन्ह के द्वारा दर्शाया गया है। ठीक है बच्चों, अब हम विराम चिन्ह के 8वें पॉइंट पर आते हैं। 8वां पॉइंट है लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह का प्रयोग कहाँ किया जाता है? लाघव चिन्ह का प्रयोग शब्दों को संक्षिप्त रूप में दिखाने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे प्रश्न, प्र के साथ लाघव चिन्ह लगा देने से इसका संक्षिप्त रूप हमें दिखाई देने लगता है कि इसका संक्षिप्त रूप क्या होगा? इसका संक्षिप्त रूप प्रश्न होगा। प के साथ, पन के साथ हम लाघव चिन्ह लगा देते हैं तो इसका संक्षिप्त रूप क्या होगा? पंडित। डॉ के साथ हम लाघव चिन्ह लगा देने से इसका संक्षिप्त रूप क्या होगा? डॉक्टर। तो यहाँ पर प्र, पन, ड्वा, इसके साथ कौन से चिन्ह लगाया गया है? इसके साथ लाघव चिन्ह लगाया गया है। इस चिन्ह को दिखाने से हमें पता चल जाता है कि संक्षिप्त रूप में दिखाने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो बच्चों, आज हमने कौन सा पाठ पढ़ा? आज हमने विराम चिन्ह पाठ पढ़ा। इसी के आधार पर आपको असाइनमेंट दिया जाएगा जिसे पूर्ण करके आपको कल शाम 5 बजे से पहले जमा करना होगा। धन्यवाद।